अच्छा, तो हमारे पास है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है, जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हो। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे पास क्या है, वेयर टू गेट मनी फ्रॉम एंड वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन। कहाँ पे आपने मनी इन्वेस्ट करनी है और कहाँ से आपने मनी हासिल करनी है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज फंड सो दैट इट कैन मीट इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो एक आर्ट और साइंस है कंपनीज़ के फंड्स को मैनेज करने का। ठीक है, अब उसमें हमारे पास आ जाता है कि आप इसके जो गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको आप कंप्लीट कर सको। इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इसका नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, द साइंस पार्ट बिलोंग्स टू एनालाइजिंग डेटा एंड कैश फ्लोज, द आर्ट पार्ट बिलोंग्स टू द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो साइंस पार्ट होता है ना, वो बिलोंग करता है बेसिकली कि आप जो डेटा और कैश फ्लोज़ है वो आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, मींस आप उनको समझते हो, उनको स्टडी करते हो, आप उसका एक डेटा बनाते हो। ठीक है, कि मनी कहाँ से आ रही है, कहाँ जाएगी, किस तरीके से हासिल करनी है ये। ठीक है, और द आर्ट किस चीज़ का होता है कि आप उन रिसोर्सेज को, उस पैसे को यूज़ कैसे करो। अगर आपने अच्छी जगह यूज़ कर लिया सो इट मीन्स कि आप जो है मतलब आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। नहीं किया तो वो बैंक्रप्सी की तरफ जा सकती है। तो आर्ट बेसिकली यही चीज़ होती है। ठीक है, ऑल बिजनेस डिसीजंस हैव फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। तमाम बिजनेस के डिसीजंस के जो है वो कोई ना कोई फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को उर्दू में क्या कहेंगे कि जिसे कोई रिज़ल्ट निकलता है। ठीक है, managers in all departments must work closely with the finance personnel. If you are sales representative, for example, the company's credit and collection policies will affect your ability to make sales. The head of IT department will need to justify any request for new computer system or employee laptop. Therefore, all stakeholders directly or indirectly are part of the financial management. अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल हमें दी हुई है, वो क्या है कि कंपनी जो है, कंपनी का एक लोन और जो उसकी कलेक्शन पॉलिसीज़ हैं वो आपकी सेल्स करने में आपकी एबिलिटी, जो मतलब आपकी सेल्स की एबिलिटी है उसको अफेक्ट करेगी। किस तरीके से, अब जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड है उसे ये बात पता होनी चाहिए कि भाई आपको कंप्यूटर सिस्टम्स और एम्प्लॉय लैपटॉप जो है वो आईटी डिपार्टमेंट जो है उसको ये बात जस्टिफाई करनी है, उसे बताना है कि अगर वो कोई कंप्यूटर सिस्टम या एम्प्लॉय के लैपटॉप्स के लिए कुछ कह रहे हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की मेरे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो हेड आईटी डिपार्टमेंट का, उसको सारा बताना होगा। तो उसको साथ में ये भी जस्टिफाई करना होगा कि उसको चाहिए क्यों, क्या रीज़न है। ठीक है, ये नहीं कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए और मुझे दे दो। ऑल स्टेक होल्डर्स, हाँ, तो हम कहाँ थे कि ऑल स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो किसी न किसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं सिर्फ हाईलाइटेड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। बाकी आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद वो समझ आ जाएगा। ठीक है, अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज बैलेंस शीट, income statement and cash flow statement are a key source of information for the financial management. Financial managers focus on financial planning, cash flow management. अब एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जिसमें हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है, ये बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। मींस हम ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, हम फाइल होती है जो कि हम उनको दे रहे होते हैं कि भाई ये पूरा इस तरीके से हमने इतना इतना कैश लिया है, इतनी इनकम जो है वो मींस एम्प्लॉयज़ को दी है या फिर हमने खुद प्रॉफिट लिया है। बैलेंस शीट जिसमें हम बताते हैं कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल थी। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन बेसिकली कीज़ होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे और कैश फ्लो मैनेजमेंट पे। ठीक है, कितना पैसा जाना है और कितना पैसा आना है।
following a basic structure of balance sheet and report format which shows how the source of finance, liabilities and shareholders equity and the uses of finance assets of a company are summarized on the specific date such as the year end. ये हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। मैंने बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एसेट्स इक्वल होने चाहिए लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स की इक्विटी के। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जो है वो साल के एंड में बनती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2000, अब वो किसी भी हम उसका बना सकते हैं, ठीक है। अब एसेट्स में अगर हम देखें हमारे करंट एसेट्स किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म में, जो कि आपने कैश जो भी आपका था 1 साल के अंदर, ठीक है। फिर है नॉन करंट एसेट्स जो कि ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो कि ज़्यादा परमानेंट होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं जो गोल्स वगैरह के लिए यूज़ हो रहे होते हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पर है मोर परमानेंट नेचर, ठीक है। मीन्स जिसमें ये बात की जा रही है कि वो एक तो टेम्प्रेरी होता है, ठीक है, एक होता है परमानेंट। तो परमानेंट बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। परमानेंट नेचर होती है उसकी। अब है लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो उसमें करंट लायबिलिटीज़ हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है लायबिलिटीज़ मीन्स जो कि आपके ऊपर डेप्ट वगैरह लग रहा होता है, ठीक है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं। फिर हैं टोटल लायबिलिटीज़, इसमें टोटल लायबिलिटीज़ हैं, एक तो लायबिलिटीज़ की बात हो रही है और दूसरी हमारे पास शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात हो रही है, ठीक है। शेयर होल्डर्स इक्विटी परमानेंट इंक्लूडिंग कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। शेयर होल्डर्स इक्विटी मीन्स हमारे पास वो आते हैं जो कि शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ जाती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली हमारे पास ये होती हैं कि जो कि कंपनी ने एक प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, वो जाता तो शेयर होल्डर्स को है ना, क्योंकि वो उसी के हकदार होते हैं। तो इसीलिए एक तो रिटेन्ड अर्निंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई कैपिटल अर्निंग, जो कि आप बेसिकली प्रॉफिट अर्न करते हो वो अपने पास रख लेते हो, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग ये होती है कि आप कंपनी के पास रखवा देते हो ताकि वो री इन्वेस्ट कर सके उसको और भी ज़्यादा कंपनी की सक्सेस के लिए, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग हम उसे कहते हैं, वो भी बैलेंस शीट में आ जाती है। कैपिटल अर्निंग्स भी आ जाती है। फिर यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स की इक्विटी लास्ट में आती है, ठीक है, और टोटल एसेट्स लास्ट में आते हैं। अब यहाँ पे है कंपनीज यूज़ अ वैरायटी ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज़ करते हैं। एम शुड बी टू अचीव एन एफिशिएंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स। अब उसका जो बेसिकली एम होता है ना, वो क्या होता है कि वो अपने एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो उसको अचीव कर सके, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, अ सुइटेबल बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग, ठीक है। एक कंपनी में शॉर्ट टर्म फंडिंग भी होती है, लॉन्ग टर्म फंडिंग भी होती है, उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर 2 अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंस। अब अच्छा, अब नंबर 2 है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। अब ये बात ठीक है कि भाई आपको जो है एक हम कह सकते हैं कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको एक एडिक्वेट कैश मींस इनफ कैश आपके पास होना चाहिए। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्ड है, कभी कभी कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कार्ड यूज़ नहीं होता, हमारे बैंक अकाउंट्स यूज़ नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो हमें कैश भी चाहिए होता है हमारे पास हो, ताकि हमारे पास जो रोज़ के एक्सपेंसेस हैं हम उसको तो कवर कर सकें, ठीक है। नंबर 3 है सुइटेबल बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड फ्री डेप्ट इन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी हमारे पास क्या है, जो कि आप फंड रेज कर रहे हो थ्रू द सेल ऑफ द ओनरशिप इन द बिज़नेस, ठीक है। और हमारे पास फ्री डेप्ट आ जाता है जो कि हम फंड्स लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक बैलेंस हो, इक्विटी में भी और डेप्ट में भी इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट।